बच्चों, कक्षा 9 वाणिज्य के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 1 पुस्तक पालन या बुक कीपिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पुस्तक पालन से आशय या बुक कीपिंग से क्या आशय है? बुक कीपिंग से आप क्या समझते हैं? बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बुक और दूसरा शब्द है कीपिंग। बुक का अर्थ होता है पुस्तक और कीपिंग का अर्थ होता है रखना। पुस्तक रखने से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि पुस्तकों को अलमारी में सजा कर रखना या घरों पे पुस्तकें खरीद कर रखना, बल्कि बुक कीपिंग का आशय यह है कि निश्चित नियमों के अनुसार पुस्तकें रखना, यानी लेखा लेन देन लेखा पुस्तकें रखना बुक कीपिंग कहलाता है या पुस्तक पालन कहलाता है। इसके बाद बुक कीपिंग की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। बुक कीपिंग के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है, क्या कहा है। जैसे कि J.R. बार्टलीबॉय ने कहा कि पुस्तक पालन व्यापारिक लेन देनों को कुछ निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है। पुस्तक पालन व्यापारिक लेन देनों को कुछ निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है। पुस्तक पालन व्यापारिक लेन देनों को कुछ निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है। इसी चीज को विलियम पिकिल्स ने कहा कि पुस्तक पालन प्रणाली जिसका प्रयोग लगभग सभी स्थानों पर किया जाता है वह है जिसके अंदर प्रत्येक के लिए डेबिट और क्रेडिट होता है। इसी तरह से साइप्रस ने कहा, स्पाइसर ने कहा है कि पुस्तक पालन व्यापारिक तथा अन्य शब्दों को मुद्रा के रूप में लिखने का ढंग है या लिखने की कला है। अब इन परिभाषाओं के आधार पर जो पुस्तक पालन के लिए या बुक कीपिंग के लिए जो तत्व निर्धारित किए गए हैं या इसके लिए एक उचित परिभाषा कहा जा सकता है कि पुस्तक पालन की उचित परिभाषा क्या होगी। पुस्तक पालन की उचित परिभाषा क्या होगी? तो पुस्तक पालन के लिए हम कह सकते हैं कि पुस्तक पालन वह कला एवं विज्ञान है। पुस्तक पालन वह कला एवं विज्ञान है जिसके अनुसार व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी, निगम आदि द्वारा व्यावसायिक तथा इससे संबंधित अन्य शब्दों का लेखा निश्चित पुस्तकों में किसी एक निश्चित प्रणाली के आधार पर नियमानुसार व नियमित रूप से किया जाता है जिससे उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके जिसके लिए लेखे किए जाते हैं। यह है पुस्तक पालन की या बुक कीपिंग की उचित परिभाषा। अब इन परिभाषाओं के आधार पर हम देखेंगे कि पुस्तक पालन के अंतर्गत किन किन तत्वों को शामिल किया जा सकता है या इस पुस्तक पालन से वो हम क्या कह सकते हैं, इसमें क्या समावेशित है। तो पुस्तक पालन के जो प्रमुख तत्व हैं, पहला कह रहा है कि पुस्तक पालन विज्ञान एवं कला दोनों है। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए कि पुस्तक पालन क्या है, विज्ञान है या केवल कला है, हम कहेंगे कि नहीं, पुस्तक पालन विज्ञान भी है और कला भी है, क्योंकि पुस्तक पालन एक निश्चित नियमों के आधार पर एक निश्चित नियमों के अनुसार नियमानुसार तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, इसलिए यह विज्ञान भी है और ये कला भी है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के व्यापारियों द्वारा किया जाता है, यानी पुस्तक पालन जो बुक कीपिंग का जो नियम है ये सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है। यानी इन परिभाषाओं से हमें ये स्पष्ट होता है कि बुक कीपिंग के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है और व्यापारिक लेन देनों का लेखा नियमानुसार और नियमित किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि व्यापारिक लेन देन का लेखा नियमानुसार एवं नियमित किया जाता है। लेखा निश्चित बहियों में किया जाता है। इसके लिए निश्चित बहियां होती हैं, जैसे क्रय बही है, विक्रय बही है, रोकड़ पुस्तक है, जर्नल है, लेजर है, यानी निश्चित बहियों में इसका लेखा किया जाता है। व्यापारिक लेन देन केवल मौद्रिक रूप में लिखा जाता है और व्यापारिक लेन देन जो होता है, जो हम बहियों में लिखते हैं, इसको मौद्रिक रूप में लिखते हैं कि इतने रुपए में माल बेचा,
इतने का क्रय किया, इतने का विक्रय किया, इतने का लेनदार, इतने रुपए का लेनदार, इतने रुपए का देनदार, इतने रुपए का मशीन, यानी मौद्रिक रूप में लिखा जाता है। अगला है व्यापारिक लेखे किसी न किसी उद्देश्य के लिए तैयार किए जाते हैं। जो व्यापारिक लेखे हैं इसका एक उद्देश्य होता है, जैसे कि वर्ष के अंत में अगर अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो व्यापार के लाभ क्या है, व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, व्यापार के अन्य जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है पिछले लाभ और हानि से, कि हम उसकी स्थिति को तैयार करने के लिए करते हैं। इसके बाद अगला है आपका पुस्तपालन के उद्देश्य। ये कुल किन उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है, इसके बनाने का क्या उद्देश्य है। पहला है रोकड़ का ज्ञान, यानी हमें यह पता चलता है कि व्यापार में कितना रोकड़ है। क्रय विक्रय का ज्ञान होता है, हमारा कितने का क्रय है और कितने का विक्रय है, ये हमें पुस्तपालन से यानी बहिया रखने से होता है। लाभ हानि का ज्ञान, पुस्तपालन से हमें व्यापार के में होने वाले लाभ और हानि का ज्ञान होता है। पुस्तपालन में देनदारों का ज्ञान, पुस्तपालन से हमें देनदार कितने हैं, किससे कितना रुपया लेना है, इसका ज्ञान होता है। लेनदारों का ज्ञान होता है, लेनदार का मतलब होता है कि जो हमारे क्रेडिटर्स है, जिनको हमें पैसा देना है, उनका पता चलता है। पूंजी और आहरण का ज्ञान होता है कि हमारे व्यापार की पूंजी कितनी है और हमने आहरण कितना किया है, निजी व्यय के लिए, अपने खर्चे के लिए हमने व्यापार से कितना रुपया निकाला है। इसके बाद आर्थिक स्थिति का ज्ञान, व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हमें होता है कि व्यापार की एक्चुअल स्थिति क्या है, हमारा व्यापार किस पोजीशन में है, हमारा व्यापार बढ़ रहा है या घट रहा है। कर निर्धारण संबंधी ज्ञान और पुस्तपालन से हमें टैक्स की गणना करने में आसानी होती है, टैक्स की गणना आसान हो जाता है। और लाभ हानि के कारणों का ज्ञान, जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं पिछले वर्षों से, तो उसके लाभ और हानि का भी ज्ञान हमें पुस्तपालन से होता है। तो ये बनाने का, इसके बनाने का ये उद्देश्य है। इन उद्देश्यों के लिए हम पुस्तपालन करते हैं, यानी बहियाँ रखते हैं, लेखे की बहियाँ रखते हैं, जो विभिन्न बहियाँ हैं। इसके बाद पुस्तपालन के से क्या लाभ है या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है, इसमें हम देखेंगे कि पुस्तपालन से एक व्यापारी को भूल से बचाव, यानी जब वह नियमित अपनी बहियों में अपने लेख से लिखता है तो वह भूल से बचा रहता है, कोई चीज भूलने से या लिखने से छूट नहीं पाता है। वैधानिक प्रमाण, अगर कोई बात दो व्यापारियों के बीच कोई लेन देन का मामला आता है तो पुस्तपालन की बहियां न्यायालय में कानूनी प्रमाण के रूप में मान्य होती हैं। तो ये वैधानिक रूप में भी इसका लाभ होता है। इसके बाद छल कपट व जालसाजी से बचाव। अगर हमारे व्यापार में जो हमारे कैशियर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, इनके छल कपट और गलत तरीके से धन उगाही करना, ये सबसे बचाव होता है। अगर हम बहियां लिखते हैं तो व्यय पर नियंत्रण, अगर हम लेखे समय पर करते रहते हैं तो हम अपने व्यापार में होने वाले खर्चों पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि व्यय के भी लेखे किए जाते हैं। कर निर्धारण में सुविधा, अगर हम पुस्तपालन करते हैं तो हमें टैक्सेशन में, कर के निर्धारण में हमें कितना टैक्स देना है वो भी हमें आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद आता है व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। हम जब व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान भी एक व्यापारी को होता है कि उसकी व्यापार की कितनी संपत्ति है, कितनी देनदारी है, कितना लेनदार है, कितना क्रेडिटर्स है, ये सब पुस्तपालन से उसको लाभ होता है। इसके बाद दिवालिया होने पर शीघ्र निपटारा। दिवालिया का होता है कि जब कंपनी डूब जाती है, जब वो अपनी देनदारियों को पूरा करने में अक्षम हो जाती है, अपनी देनदारों को देने में के काबिल नहीं रहती है, उसे दिवालिया कहा जाता है। तो जो बहियां होती हैं, जो लेखे किए जाते हैं, उससे भी शीघ्र इससे निपटारा हो जाता है। व्यापार का तुलनात्मक अध्ययन, हम पिछले साल के होने वाले लाभ और हानि का तुलनात्मक अध्ययन बहियों के आधार पर कर लेते हैं, ये भी लाभ होता है। इसके बाद व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा, हम व्यापार का मूल्यांकन कर लेते हैं, हम अपने व्यापार की गुडविल का मूल्यांकन कर लेते हैं, हम अपने व्यापार की ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं। अगर नियमित रूप से हम पुस्तपालन कर रहे हैं, वो कीपिंग कर रहे हैं, पुस्तपालन की बहियों में लेखा कर रहे हैं। इसके बाद शीघ्र निर्णय में सहायक, अगर किसी टॉपिक पर, किसी चीज पर अगर हम निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पुस्तपालन सहायक होता है।